दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट स्कीम है उन योजनाओं की सीरीज पढ़ रहे हैं। तो उस सीरीज में आज केंद्र सरकार की एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। अगर आप लेखपाल या वीडियो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली लेखपाल की सिलेबस में आप देखिए ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है, ग्रामीण विकास में स्पेशली अलग से मेंशन है। तो उस नज़रिए से ये योजना बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं कौन सी योजना है। ठीक, देखिए ये है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, हम लोग जैसे इस पर चर्चा करते जाएंगे, आप देखिए आपको ये धीरे धीरे याद होती जाएगी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, तो पहली चीज़ तो आप ये समझ लीजिए कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई थी। ठीक, और ये एक छोटी योजना ना होकर ये क्या था, एक पूरा मिशन था। ठीक है, मिशन क्या होता है, जिस योजना से थोड़ा सा अंतर ये समझ लीजिए कि मिशन में कई योजनाएं या व्यापक लक्ष्य रखे जाते हैं। कई योजनाएं छोटी छोटी बना के व्यापक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है मिशन में। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता रहे हैं, इसको रट लीजिए। अगर इस योजना से कुछ पूछा जाएगा तो जो बता रहे हैं वही पूछा जाएगा, आप देखिएगा बिल्कुल। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी, यही सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि मिशन में उद्देश्य, कई सारे उद्देश्य होते हैं मिशन में, मिशन के कई कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को एक साथ पूछना संभव नहीं होता। इसलिए देखिए, एक किसी बड़े मिशन की जब शुरुआत की गई तो वो डेट क्या होती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। जब किसी बड़े मिशन की शुरुआत की गई पूरे क्या कहते हैं पूरे देश के लिए, तो वो उसकी डेट क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण होती है। ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल 2005। इसको आप ना केवल सन बल्कि ये जो तारीख है 12 अप्रैल, इसको साथ में याद रखिए। 12 अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया पहली बार। ठीक, और देखिए क्या हुआ, इसके बाद 2013 में इसमें विचार किया गया क्यों ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की जाए। ठीक, तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन ये कब शुरू किया गया? 2013 में। 2005 में शुरू हुआ था ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 13 में शहरी स्वास्थ्य मिशन, और 13 में ही क्या किया गया कि इन दोनों जो मिशन चल रहे थे अलग अलग, इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ठीक, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है। देखिएगा कई बार अलग अलग परीक्षाओं में इसके सन पूछे गए हैं, मैचिंग करने के लिए आया है या डायरेक्ट डेट सहित सन पूछ दिया गया है। ठीक, अब जो बाकी पार्ट है वो थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, लेकिन फिर भी आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। देखिए इसके कंपोनेंट्स, इस जो ये मिशन है, इस मिशन के कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, ये कोई योजना नहीं है, ये क्या है, एक मिशन है। इस मिशन के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? देखिए, एक तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन, दोनों चीजें शामिल है ना इस मिशन में। किसमें? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में। ठीक, अब ये वर्तमान में किस नाम से है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और शहरी स्वास्थ्य मिशन। देखिए फिर क्या है, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम। तृतीयक या टर्शियरी देखभाल कार्यक्रम क्या होता है? देखिए, जब कोई व्यक्ति इलाज कराने जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ जाता है? प्राथमिक उपचार। सबसे पहले उसका क्या किया जाता है? प्राथमिक उपचार। मतलब प्राथमिक उपचार का मतलब होता है सामान्य देखभाल। किसी व्यक्ति को अगर कोई सिम्टम, कोई बीमारी के सिम्टम नज़र आते हैं, कुछ समझ में आता है, तो सबसे पहले क्या जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाता है। वहाँ पर उसकी नॉर्मली जाँच की जाती है, दवाएँ दी जाती हैं। ठीक है, और वो होता है प्राथमिक उपचार। उसके बाद द्वितीयक और तृतीयक, उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे किसी चीज़ के लक्षण का या किसी गंभीर बीमारी का पता चलता है तो उसकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो गहन हो जाती हैं, इंटेंसिव हो जाती हैं, मतलब उसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से तृतीयक देखभाल कार्यक्रम का मतलब होता है कि बहुत अधिक, किसी व्यक्ति को बहुत अधिक केयर की जब जरूरत होती है तो उस प्रकार के कार्यक्रम भी इस स्वास्थ्य मिशन में शामिल हैं। ठीक, अब देखिए क्या है, 14 है स्वास्थ्य सेवा के लिए मानव संसाधन तैयार करना। ठीक है, मानव संसाधन। मानव संसाधन क्या होता है? देखिए, मैं क्या हूँ आपके सामने, एक मानव है। ठीक है, आप क्या हैं? एक मानव है। जब कोई व्यक्ति शिक्षित होता है, स्वस्थ होता है और शिक्षित होता है, तो वो क्या बन जाता है? देश के लिए संसाधन बन जाता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए फिर नहीं जीता बल्कि देश के विकास में क्या करता है? योगदान करता है। तो वो एक रिसोर्स हो जाता है, संसाधन हो जाता है। तो स्वास्थ्य सेवा के लिए मानव संसाधन तैयार करने क्या मतलब है?
ऐसे लोग तैयार किए जाएं, मतलब डॉक्टर हैं, नर्स हैं, ठीक है, ये सारे जब ये लोग जब तैयार किए जाएंगे, देश में इनकी संख्या बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है कि स्वास्थ्य सेवाएं क्या होंगी, सुधरेंगी, लोगों तक ज़्यादा पहुँचेंगी। तो मानव संसाधन तैयार करना भी इस योजना के एक घटक में, इस मिशन के एक घटक में शामिल है। ठीक, अब देख लीजिए इसके कुछ दीर्घकालिक लक्ष्य हैं, दीर्घकालिक लक्ष्य, और फिर हम देख लेंगे इसके उद्देश्य। इसके ये उद्देश्य जो है इस योजना के आप कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, सब जगह आपको मिल जाएंगे। दीर्घकालिक लक्ष्य समझ लीजिए क्या है, बड़े आसान है, सिर्फ 2 यहाँ पर हैं। क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, मतलब जो हेल्थ सिस्टम है भारत में, ठीक, उसको क्या किया जाए, मजबूत किया जाए। ठीक है, हेल्थ सिस्टम मजबूत करने का क्या मतलब होता है कि मान के चलिए आपको किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम है किसी बीमारी के, ठीक है, वह अपने पास के जो अस्पताल है वहाँ पर पहुँचता है, ठीक, वहाँ पर डॉक्टर के पास चेक करने के लिए मशीनें नहीं है, तो क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली क्या है, खराब है। और हो सकता है कि वहाँ पर व्यक्ति को एडमिट करने के लिए बेड की व्यवस्था ना हो, तो ये क्या है, स्वास्थ्य प्रणाली कमज़ोर है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, खराब है। ठीक, तो स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण पहली चीज़, मतलब सारी चीज़ें मौजूद होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ क्या है लक्ष्य में, वहनीय और गुणवत्ता युक्त सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है, पहली चीज़ तो जो सेवाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, वो वहनीय होना चाहिए। वहनीय का मतलब ये है कि स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होना चाहिए, हर आदमी उनको खरीद सके। मतलब किसी समस्या से अगर कोई आदमी किसी बीमारी का इलाज करा रहा है तो इतनी महंगी ना हो कि वो इलाज ही ना करा पाए। पता चले आपके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तो हैं लेकिन इतनी महंगी है कि वो वहनीय नहीं है, मतलब अफोर्डेबल नहीं है आपके लिए, तो उनका कोई मतलब नहीं है। तो उन स्वास्थ्य सेवाओं क्या करवाना है, क्या करना है, वहनीय, अफोर्डेबल। दूसरा क्या है, गुणवत्ता युक्त सेवाओं को है और उनकी गुणवत्ता भी बढ़ाना है। ठीक, गुणवत्ता युक्त सेवाओं तक सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। सार्वभौम पहुंच मतलब हर व्यक्ति की ऐसी सेवाओं तक पहुंच बनाई जाए, मतलब गरीब से गरीब आदमी भी अफोर्डेबल, मतलब सस्ती और गुणवत्ता युक्त सेवाओं तक पहुंच जाए। चलिए अब देख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य से सीधे क्वेश्चन भले ना आए, पर उद्देश्य में जो 2-4 कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं से प्रश्न आते रहे हैं और आएंगे। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न भले ना आए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे उनसे भी प्रश्न आएगा। ठीक, देखिए अब क्या क्या है इसमें। देखिए पहला शब्द इस्तेमाल है मातृ मृत्यु दर। ठीक, मातृ मृत्यु दर पहले क्या होता है ये समझ लीजिए। देखिए मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि प्रति 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितना, यह संख्या याद रखिएगा, 1 लाख बच्चों के जन्म पर जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, 1 लाख बच्चों के जन्म पर जितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है वह कहलाता है मातृ मृत्यु दर। मान लीजिए कि 1 लाख बच्चों के जन्म पर अगर 200 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, मातृ मृत्यु दर। 200 होगी वह दर। ठीक है, तो अब इस दर को, ठीक है, देखिए यहाँ पर 1000 में लिखा हुआ है, इस दर को 1000 महिलाओं पे कितना लाना है, 1। ठीक है, 1 से अधिक मृत्यु ना हो 1000 महिलाओं पर। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी, जो प्रसव हो वो संस्थागत हो। संस्थागत होने का मतलब है किसी हॉस्पिटल में हो, किसी प्रशिक्षित नर्स और प्रशिक्षित डॉक्टर की उपस्थिति में हो। ठीक, दूसरा देखिए क्या है, शिशु मृत्यु दर। शिशु किसे माना जाता है, जन्म से 1 साल तक के बच्चे को क्या कहते हैं, शिशु। ठीक है, ऐसे शिशु कई बार आपने सुना होगा कि जन्म लेने के बाद कुछ दिनों के अंदर शिशु क्या हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, कुपोषण के कारण, है ना, या स्वास्थ्य सुविधाओं की जो देखभाल नहीं होती है उसके कारण। तो 1000 ऐसे बच्चों में, मतलब 1 साल से कम उम्र के जो 1000 बच्चे हैं उसमें से जितने बच्चे मृत्यु हो जाती है जितने की, ठीक है, वही क्या कहलाती है आपकी शिशु मृत्यु दर। मान के चलिए 1000 बच्चों का जन्म हुआ और 1 साल के भीतर उसमें से 40 क्या हुए, बच्चे मर गए, तो शिशु मृत्यु दर कितनी हो जाएगी, 40। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर को घटा के कितना करना है, 25। ठीक है, इसको भी घटाना है, 25 करना है। तीसरी है प्रजनन दर। ये कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये
भविष्य में भी पूछा जाएगा। ठीक, प्रजनन दर क्या होती है? एक महिला अपने जीवन काल में औसतन, ध्यान से सुनिएगा, एक महिला अपने जीवन काल में औसतन जितने बच्चों को जन्म देती है वह क्या कहलाता है? प्रजनन दर। ठीक, फर्टिलिटी रेट, इसको कितना लाना है? 2.1 पर लाना है। अब 2.1 पर ही इसको क्यों लाना है? मतलब ये है कि एक महिला कितने बच्चों को जन्म दे? औसतन 2.1 को। ठीक, आप कहेंगे दशमलव में बच्चा कैसे होगा? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक एवरेज है पूरे इंडिया का। ठीक, कि 2.1 प्रजनन दर हो, मतलब एक औरत, एक महिला औसतन 2.1 बच्चे को जन्म दे। ठीक है, प्रजनन दर 2.1 पर ही क्यों लाना है? क्योंकि देखिए आपको पता है, अगर जनसंख्या को स्थिर करना है, भारत में आपको पता है कि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है ना? जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है, और जनसंख्या विस्फोट में क्या होता है? जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो अगर जनसंख्या को स्थिर करना है, मतलब अगर वर्तमान में जनसंख्या 140 करोड़ है भारत की, तो जनसंख्या वहीं पर स्थिर हो जाए। ठीक, उतनी ही बनी रहे, ना घटे और ना बढ़े। तो उस जनसंख्या को, स्थिर जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर कितनी चाहिए? 2.1। ठीक, 2.1 प्रजनन दर चाहिए, और इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन दर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन दर। तो आपसे प्रतिस्थापन दर करके पूछा जा सकता है, जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए कितनी प्रजनन दर हो जाए, ये पूछी जा सकती है। तो 2.1 याद रखिएगा। अब 2.1 ही क्यों? क्योंकि देखिए आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, है ना? परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत आपने सुना होगा हम दो हमारे दो, मतलब पति पत्नी 2 और उनके 2 बच्चे। तो ठीक है, ये 2 बच्चे क्या कर देंगे? माता पिता को रिप्लेस कर देंगे एक तरीके से। तो जनसंख्या ना बढ़ी और ना घटी। ठीक है, तो 2 रखते, आप कहेंगे 2.1 क्यों रखा? ये 2.1 इसलिए रखा है क्योंकि कई प्रकार की कैजुअलिटी होती रहती है, क्योंकि कभी मातृ मृत्यु दर होती है, शिशु मर जाते हैं, एक्सीडेंट होती, दुर्घटनाएं होती हैं, तो इसको 0.1 और रखा गया है। ठीक, अब देखिए बाकी सामान्य उद्देश्य हैं, जैसे 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया रोकथाम, और स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट, क्या है? आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी लाना। अब आप पूछेंगे सर आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या होता है? ठीक, आउट ऑफ पॉकेट व्यय ऐसा होता है, मान के चलिए आप किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं। ठीक है, जनरली आप किसी सरकारी अस्पताल में गए, आपको कोई सिम्टम थे, आपने चेक करवाया, तो सरकारी अस्पताल में आपको चेक करने की फीस नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि वो किसी न किसी योजना के अंतर्गत क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। जैसे आपको मान के चलिए या मामूली फीस देना पड़ती है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आप अपना खून चेक करवाइए, ठीक है, उसके लिए आपको फीस नहीं देनी पड़ी। ठीक, और अल्ट्रासाउंड करवाइए, आपको फीस नहीं देनी पड़ी, और जांच करने के बाद आपको सरकारी अस्पताल से कुछ दवाइयाँ क्या दी? फ्री में मुफ्त दवाइयाँ दे दी जाती हैं। ठीक, तो ये क्या है? ऐसा खर्च था ये जो आपका किसी योजना के अंतर्गत कवर हो गया, मतलब आपको खर्च नहीं करना पड़ा। अब आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या होता है? ऐसा खर्च जो किसी भी योजना में कवर नहीं है, मतलब आप घर से उठे, निकले, आपने गाड़ी की, आप वहाँ तक गए, तो क्या है? आउट ऑफ पॉकेट व्यय है। या किसी योजना में कोई बीमा कंपनी इसको कवर नहीं करती है। बीमा कंपनी, आप बीमा करवाएं, वो कहेगी आप हॉस्पिटल में जो खर्च होगा वो हम देंगे, आप वहाँ से आए वो नहीं देंगे, है ना? या हो सकता है कोई बीमा कंपनी ये कह दे कि हम आपका इलाज होने के 10 दिन बाद तक की दवाइयाँ तो हम देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। तो वो क्या है? एक तरीके से आपका आउट ऑफ पॉकेट व्यय है, आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। ठीक, ऐसा व्यय जो बीमा में कवर नहीं किया जा रहा है, ठीक, वो क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट व्यय। तो स्वास्थ्य खर्च में आउट ऑफ पॉकेट व्यय में कमी लाना है एक उद्देश्य। ठीक है, क्यों? अपने देश में आउट ऑफ पॉकेट व्यय क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यय जो होता है स्वास्थ्य सेवाओं में, उसको क्या है? किसी न किसी योजना के अंदर उसको कवर कर ले, उसको गवर्नमेंट ही पे कर दे, तो आपके ऊपर क्या होगा? भार कम पड़ेगा। पता चलता है कि कोई व्यक्ति बीमार हुआ और इलाज उसका मान के चलिए इलाज खर्च 50,000 ही आया, लेकिन 50,000 खर्च करने के लिए वो 15 बार अपने छोटे कस्बे से झांसी जाता है, मान के चलिए झांसी वहाँ से 300-400 किलोमीटर है, तो वहाँ जाता है, वहाँ 15 बार जाएगा, तो उसका किराया सबका है, क्या है? सब आउट ऑफ पॉकेट व्यय। तो इसमें क्या है? आउट ऑफ पॉकेट व्यय को भी कम करना क्या है? एक तरीके से इसका उद्देश्य। अब 4 बीमारियाँ हैं,
4 रोग हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसे ये हो सकता है कि पूछ दिया जाए कि इसमें से कौन सा जो रोग है वो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में शामिल है या शामिल नहीं है। कौन कौन सा है? एक टीबी है, कुष्ठ रोग है, मलेरिया है, माइक्रोफाइलेरिया है। कुल मिला के इन रोगों में क्या करना है? कमी करना है। तो अब तो इस तरीके से हम लोगों ने ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पढ़ लिया है। ठीक है, इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हमने बता दी हैं। कई सारे आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद।